In the last class, we have seen the first four applications of differentiation. Now we are moving to next application, that is fifth application, to find the maxima or minima of a function. किसी भी चीज की मुझे या तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम डिफरेंशिएशन की अगली एप्लीकेशन का कैसे यूज करते हैं वो हमें देखना है. जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास ये y है और इधर x है एंड y इज द फंक्शन ऑफ x. यहां पर मैं अगर एक ग्राफ बनाऊं, मान लो ये मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ बन गया. अब आप यहां पर देखो, यहां पर मुझे क्लियरली ये पता है कि यहां पर y की मिनिमम वैल्यू है और यहां पर y की मैक्सिमम वैल्यू. अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट का स्लोप 0 आ रहा है. आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम. ऐसा हो सकता है कि ये ग्राफ कहीं ऊपर से स्टार्ट हुआ हो, वहां पर y की मैक्सिमम वैल्यू हो. मैं नियर बाय में पूछ रहा हूं. नियर बाय का मतलब होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात कर रहा हूं. तो ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया. यहां पर एक जगह पर मिनिमा है और एक जगह पर क्या है बेटा, मैक्सिमा है. तो एक बात तो कंफर्म पता लग गई कि जहां मैक्सिमा या मिनिमा होगा वहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा. तो यहां से एक पॉइंट ये पता लग गया, at the point of maxima or minima slope of tangent is 0. dy by dx is 0. टेंजेंट का स्लोप 0 है, dy by dx 0 है. टेंजेंट के स्लोप का मतलब यही होता है dy by dx 0 है. तो जहां पर भी डेरिवेटिव 0 होगा वहां पर या तो मैक्सिमा बन रहा होगा बेटा या क्या बन रहा होगा, मिनिमा. दूसरा आप यहां देख सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव एट पॉइंट ए इज पॉजिटिव. हम पहले देख चुके हैं. यहां पर देखो स्लोप क्या है, नेगेटिव है. यहां 0 हो गया, इसके जस्ट बाद स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया. इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है. स्लोप बढ़ रहा है मतलब स्लोप का डेरिवेटिव पॉजिटिव है. ये हम पहले ही बता चुका हूं मैं. शायद सेकंड थर्ड एप्लीकेशन थी हमारी जिसमें हमने ये देखा था ग्राफ से कि कैसे चेक करते हैं सेकंड डेरिवेटिव का साइन. और सेकंड डेरिवेटिव एट बी इज नेगेटिव. यहीं से पता लग रहा है कि ए पर तो मिनिमा बना है और बी पे क्या बना है बेटा, मैक्सिमा बना है. यहां स्लोप देखो बेटा, यहां स्लोप शुरू में पॉजिटिव है, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हो गया. स्लोप कम हो रहा है इसलिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया. तो अगर मैं यहां से समराइज करके रिजल्ट लिखूं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या क्या कंडीशन है. पहली कंडीशन है dy by dx मस्ट बी 0 एट दैट पॉइंट. उस पॉइंट पर dy by dx क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए. सेकंड कंडीशन है अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पर मिनिमा है. और अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो वहां पर क्या है बेटा, मैक्सिमा है. तो बेटा ये जो फिफ्थ एप्लीकेशन है कि हमें किसी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आपको सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव करना और डेरिवेटिव को 0 करना है. जैसे ही आप डेरिवेटिव को 0 पुट करोगे, ऐसा हो सकता है कि वहां पर x की 2 वैल्यू या 3 वैल्यू आई, तो मतलब उन 2 या 3 वैल्यूज पर या तो y मैक्सिमा होगा या y क्या होगा, मिनिमा. अब मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा और उन अलग अलग पॉइंट्स पे चेक करूंगा. अगर अलग अलग पॉइंट्स पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया मतलब x की उस वैल्यू के लिए वहां पर y मिनिमा है, पर इसकी वैल्यूज का मेरे लिए कोई यूज नहीं है. मुझे सिर्फ इसके लिए साइन का यूज है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव. मान लीजिए +2 आ गया तो वो 2 मेरे लिए कोई काम का नहीं है, मेरे लिए पॉजिटिव काम का है. पॉजिटिव का मतलब मिनिमा है.
मान लो ये +2 आया, x1 पे आया, तो मैं ये बोलूंगा y इज मिनिमम एट x इक्वल टू 1। ये जो 2 की वैल्यू, जो इसकी 2 वैल्यू आई वो मेरे काम की नहीं है। तो समराइज करके ये पता लग गया कि किसी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो हमें सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करना है, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, और उन अलग अलग पॉइंट्स पे सेकंड डेरिवेटिव वैल्यूज रख के चेक करना है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो वैल्यू मिनिमा है, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो वैल्यू कैसी है बेटा, उस पॉइंट पे मैक्सिमम है। दिस इज फिफ्थ एप्लीकेशन। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख रहे हैं अब हम फिफ्थ एप्लीकेशन पे बेस। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 गिवन है, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। आपको y की मिनिमम वैल्यू बतानी है। अगर आपको ग्राफ आता हो तो ये आपको ग्राफ से पता है कि ये पैराबोला का ग्राफ है, और पैराबोला में मिनिमा कहां बनेगा वहां से हम देख सकते हैं। जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे उसमें आगे पढ़ेंगे। बगैर ग्राफ की इस तरह की चीजें हमें कैसे देखनी है, कहां कहां पर मिनिमम मैक्सिमम का यूज होता है, कहीं पर भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे करना है। तो बड़े ध्यान से यहाँ पे समझना है। सबसे पहले मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा, यहां से डेरिवेटिव करूंगा, वो आएगा बेटा 2x माइनस 4। क्लियर, डेरिवेटिव करते हैं। अब फॉर y टू बी मिनिमम और मैक्सिमम, dy by dx equal to 0, that is 2x minus 4 equal to 0, that is x equal to 2। x2 आ गए, यहां से ये पता लग गया at x equal to 2 y will be either maximum or minimum। y या तो मैक्सिमम होगा या क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, मैं सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेता हूं। सेकंड डेरिवेटिव 2 आ गया, जो कि कैसा आ गया बेटा, पॉजिटिव आ गया। आ गया ना। ठीक है, कब, जब x की वैल्यू 2 रखी, चना रखी तो भी 2 ही आ गया। इससे कंफर्म हो गया कि y इज मिनिमम एट x इक्वल टू 2। y मिनिमम x 2 पे। अगर y मिनिमम है तो y की मिनिमम वैल्यू कब कितनी होगी, x को 2 रख दो, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 6, 4 प्लस 6 10 माइनस 8 2 इज द आंसर। एट कब है बेटा ये, जब x की वैल्यू कितनी है, 2 है। समझ में आ गया बेटा। पहला क्वेश्चन मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालनी है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा। ऑल्सो हमें इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है, और हमें निकालना है कि थीटा की किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम या मिनिमम होगा, हमें ये भी देखना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये वैसे ही पता है कि इसकी वैल्यू मिनिमम -5 होगी और मैक्सिमम +5 होगी। आपको अगर कुछ ध्यान हो, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है, और मिनिमम माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है। ये हमें पता है, पर फिर भी हम निकालेंगे, डिफरेंशिएशन वाले मेथड से चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। y की वैल्यू है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। y थीटा का फंक्शन है, मैं यहां से इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं। डेरिवेटिव करूंगा 3 बेटा ऐसे का ऐसे, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कोस थीटा माइनस प्लस कोस 4 ऐसे का ऐसे, कोस का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। तो बेटा ये यहां से आ गया 3 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा। यहीं से फॉर y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी 0। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होना चाहिए बेटा, 0। तो मैंने यहां से इसको 0 रखा, तो ये आ गया 3 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से रिजल्ट आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। सिंप्लीफाई करके देखें ना, tan थीटा 3/4। अब tan थीटा 3/4 कब होता है,
थीटा की वैल्यू या तो 37 डिग्री पर, टेन थीटा पॉजिटिव आया है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 में कोड चेंज ना हो, मतलब 180 ऐड कर दूं, 180 प्लस 37 दैट इज 217 डिग्री। समझ आ गया मैंने क्या कहा है? क्लियर है यहां तक? अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेता हूं बेटा। क्या निकाल रहा हूं बेटा मैं? सेकंड डेरिवेटिव। जैसे ही मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूं इसका दोबारा से, तो ये आ गया 3 कोस का माइनस साइन माइनस 4 साइन का कोस थीटा। समझ आ गया बेटा मैंने क्या किया है? ये कौन सा डेरिवेटिव निकाल दिया मैंने यहां से, इसका सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव इतना आ गया। यहां से अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव को चेक करूं थीटा, पहले थीटा की वैल्यू पे जो कि 37 डिग्री है, तो ये क्या आएगा? -3 साइन 37 -4 कोस 37, दैट इज -3 इंटू 3/5 -4 इंटू कोस 37 इज 4/5। 9 और 16 25 -5 ये आ गया बेटा, -5 आ गया। क्लियर है यहां तक? ऑन द सेम लाइन ये की नेगेटिव आ गया। बिल्कुल सेम लाइन पर अगर आप यहीं से सेकंड डेरिवेटिव थीटा 217 डिग्री पर चेक करें, तो बेटा क्या आएगा? -3 साइन 217 इज -3/5 -4 दिस इज -4/5 दिस इज इक्वल टू +5 विच इज पॉजिटिव। ये कैसा आ गया बेटा? पॉजिटिव वैल्यू आ गई। समझ में आ गई मैंने क्या कहा है? मैंने थीटास की वैल्यू रख के चेक किया, ये पॉजिटिव आ गई। तो यहां से मुझे ये पता लग गया कि y इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, एंड यहां से पता लग गया y इज मिनिमम एट थीटा इज इक्वल टू 217 डिग्री। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लग गए। क्यों? ये तो मेरे पास कंफर्म है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ गया था 37 डिग्री पर और 217 डिग्री पर। इन दोनों से ये कंफर्म पता लग गया था कि इन दोनों पर या तो y मैक्सिमम होगा या y मिनिमम होगा। फिर कंफर्मेशन के लिए मैंने सेकंड डेरिवेटिव किया। सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद ये वैल्यू आई। मेरे पास ये वैल्यू नहीं आई बेटा, -5 और 5 है, तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है। इस वैल्यू को मैं ये नहीं बोल सकता कि ये y की मैक्सिमम या y की मिनिमम वैल्यू है। अब मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा ये भी देख लेते हैं हम। यहां पे अगर मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, थीटा 37 पर है, थीटा को 37 इसमें रखूंगा, इट बिकम्स 3 साइन 37 डिग्री प्लस 4 कोस 37 डिग्री विच कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3/5 प्लस 4 इंटू 4/5 विच कैन बी रिटन एज 25/5 विच इज 5। ये आ गई आपकी y की मैक्सिमम वैल्यू, और ये कब आई है? जब थीटा कितने डिग्री का है बेटा? 37 डिग्री का। ऑन द सेम लाइन अगर आप y की मिनिमम वैल्यू निकालें, क्या निकालने बेटा? y की मिनिमम वैल्यू। y की अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालूं, 217 पे है, तो आप 217 यहां रखोगे, 3 साइन 217 डिग्री प्लस 4 कोस 217 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वहां से जब आप इसको सोल्व करोगे ये -5 वैल्यू है। बिल्कुल सेम लाइन पे माइनस माइनस 7 हो जाएगा, -5 आएगी। ये कब है? एट थीटा इज इक्वल टू 217 डिग्री। ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस किस तरह से ट्राई करते होते हैं। पहला कंसेप्ट एल्गोरिथम वही है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर दो, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव चेक करो कि वहां पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, e की वैल्यू दी हुई है 2kqx/a² + x² की पावर 3/2। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x e विल बी मैक्सिमम, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ e। ये क्वेश्चन है, आपको एक सोल्व करना है। इसमें ध्यान रखना है k q a कांस्टेंट है, ये आपको दिए हुए हैं, ये कांस्टेंट। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा मैक्सिमा या मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखना पड़ता है। मुझे e और x को देखना है आपस में, तो मैं क्या करूंगा, यहां से सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, de/dx।
अगर ये डेरिवेटिव निकालना है, जो चीज कांस्टेंट है बाहर 2k³ बाहर, ये बच गया बेटा d/dx ऑफ x बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, बड़े ढंग से समझना है, बहुत जगह पर यूज होता है। 11th में भी ग्रेविटेशन चैप्टर में आता है और 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आता है, तो वहां पर इनका कंसेप्ट का यूज होना है, इसीलिए बता रहा हूं। यहां से ये वैल्यू बन गई 2k³। अब क्वोशिएंट रूल लगेगा, डेरिवेटिव का कौन सा रूल लगेगा? क्वोशिएंट रूल जो हमने पढ़ा था, वो रूल क्या कहता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर है, इसका स्क्वायर, कोई डाउट? डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ बेटा, क्लियर है? यहां से अगर मैं de/dx निकाल रहा हूं, सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन कर रहा हूं इसकी, ये de/dx इज इक्वल टू 2k³ बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया क्यूब। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ऐसे का ऐसे, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स ऐसे का ऐसे, उससे अगली टर्म का डेरिवेटिव पावर आ गए, पावर में से एक मुझे कम करना है, मैंने कम कर दिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी क्या है बेटा पावर, उसको लिख दिया, ये रिजल्ट आ गया। हाँ भाई, समझ आया मैंने क्या किया है? मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, यहां पर ये टर्म बन गई, ये ब्रैकेट यहां बंद हो गई, ठीक है? 2k³ बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, यहां ब्रैकेट, क्या बचा बेटा? ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस, ये देख लो, यहाँ ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये बच गया 3/2x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 2x, ये मैंने डेरिवेटिव कर दिया। हाँ बेटा, 2 से 2 कट गया, de/dx कितना आ गया? ये जो de/dx आ गया, दिस इज 2k³ बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, ठीक है? अब आप देखो, इन दोनों में से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 बाहर है, दोनों में से कम पावर है। अगर 1/2 पावर यहां से बाहर चली गई तो बेटा यहां पावर बच गई 1, क्योंकि टोटल पावर 3/2 थी। 3/2 पावर में से 1/2 पावर माइनस कर दूं तो पावर कितनी बचती है बेटा? 1 पावर बचती है। ये 1 पावर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, माइनस बेटा ये तो बाहर ही चला गया, ये बचा 3x, दैट इज 3x²। क्लियर है? 1/2 और 3 पावर्स को आपस में सिंप्लीफाई करूं क्योंकि बेस सेम है, तो ये बच गया 2k³ बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2। हाँ बेटा, क्लियर है? इनटू ए स्क्वायर माइनस 2x², ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब यहां से फॉर ई टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, ई को मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए क्या चीज 0 चाहिए बेटा? de/dx मस्ट बी 0। de/dx कितना होना चाहिए? 0। इसका मतलब ये आ गया, देखो अब बड़े ध्यान से, ना ये 0 हो सकता, ना ये, या ना ये, क्योंकि तो पॉजिटिव कांस्टेंट दिए हुए हैं हमें। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो डिनोमिनेटर है, वैसे भी दोनों का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो टोटल टर्म पॉजिटिव आ रही है, ये इन्फिनिटी नहीं हो सकती। तो बेटा यहां से क्या चीज 0 आ गई? ए स्क्वायर माइनस 2x² 0 होगा, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू a²/2 होगी, यहां से x की वैल्यू प्लस माइनस a/√2 हो गई। समझ में आ गई मैंने क्या कहा है? तो यहां से मेरे को एक पॉइंट पता लग गया, E विल बी मैक्सिमम और मिनिमम
एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू, 2 पॉइंट आ गए, एक तो x प्लस ए बाई रूट टू आ गया और x क्या आ गया बेटा, माइनस ए बाई रूट टू आ गया, जहां पर e या तो मैक्सिमम होगा या क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा। समझ में आया मैंने क्या किया, डेरिवेटिव किया, कौन से रूल से, क्वोशिएंट रूल से। अब आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन को, अभी कंप्लीट नहीं हुआ बेटा क्वेश्चन, इसीलिए बता रहा हूं, आगे कंप्लीट देखते हैं इसको। ये मेरे पास डी बाई डी एक्स आया था, हाँ बेटा क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पर सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं इसका, मतलब इसका दोबारा से डेरिवेटिव। दोबारा से डेरिवेटिव करने के लिए वही 2k तो बाहर, अब एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, इनका डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले न्यूमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। बस वहां पावर 3/2 थी, यहां पावर क्या है बेटा, 5/2। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करके चीजें चेक करोगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करके सारी कैलकुलेशन करने के बाद, डेरिवेटिव करने के बाद, जब आप चेक करोगे x इक्वल टू प्लस ए बाई रूट टू पर ये वैल्यू नेगेटिव आई। यहां से ये पता लग गया कि E विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू प्लस ए बाई रूट। हाँ बेटा क्लियर है यहां तक। उसके बाद यहीं से अगर मैं इसी को x इक्वल टू माइनस ए बाई रूट टू पे निकालूं तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आने का मतलब है E will be minimum at x equal to minus a by root 2। अब आपको बड़े ध्यान से समझना है, जब मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव जब जीरो किया था तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज आई थी, एक प्लस ए बाय रूट टू और दूसरी क्या थी बेटा, माइनस ए बाय रूट टू। तो मुझे उन्हीं दोनों वैल्यूज पर सेकंड डेरिवेटिव चेक करने हैं। तो यहां से अगर मैं अब e की मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, मुझे तो मैक्सिमम पूछी थी, तो e की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब मैं x को a बाय रूट टू रख दूं तो क्या वैल्यू आ गई बेटा, 2kq, x की जगह a बाय रूट टू बाई ए स्क्वायर प्लस a बाय रूट टू का स्क्वायर की पावर क्या बन गई बेटा, 3/2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जैसे ही मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, E की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 2kqa बाई रूट टू, ये क्या बना, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इज 3a स्क्वायर बाई टू की पावर कितनी आ गई बेटा, 3/2। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये बन गया 2kqa बाई रूट टू 3√3 a क्यूब बाई 2√2, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल। तो यहां से सब सिंप्लीफाई करने के बाद E की जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो कितनी आ गई बेटा, ये 2 ऊपर चला गया, दैट इज 4kq बाई 3√3 a स्क्वायर। और ये वैल्यू कब आई, जब x की वैल्यू प्लस की a बाई रूट टू है। तो कैसे चेक करना है कि किसी भी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी, कंसेप्ट एक ही है। पहले आपको उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, उसको जीरो रखना है, फिर आपको उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। और सेकंड डेरिवेटिव उन वैल्यूज पे चेक कर लेना है कि पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मिनिमम है, नेगेटिव आता है तो क्या है बेटा, मैक्सिमम है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, that is application of differentiation in kinematics।
काइनेमेटिक्स का मतलब है, आपके लिए आसान लैंग्वेज में बोलूं, अभी आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो, तो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ मोशन इन 1D जो आप पढ़ के आए हो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ के आए हो, उसमें हम क्या गड़बड़ पढ़ के आते हैं, क्या चीजें होती है, बड़े ध्यान से समझना है। अगर मैं आपसे वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछूं 9th लेवल पे, तो 99% स्टूडेंट को वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला पता होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जो कि गलत है। ऐसे ही मैं स्पीड का फॉर्मूला पूछूं तो स्पीड का फॉर्मूला सबको क्या पता होता है बेटा, डिस्टेंस बाय टाइम, ये भी गलत है। ये किसी और स्पीड और किसी और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, तो ये कैसे ठीक कैसे कर सकते हैं, कहां गड़बड़ है, ये सब अब हमें देखना है। सपोज यू आर मूविंग फ्रॉम हिसार टू दिल्ली बाय ओन कार, बाय प्राइवेट कार। आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से चल रहे हो, हिसार से दिल्ली आप मूव कर रहे हो बाय योर प्राइवेट कार, ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से समझना, अगर आप ऐसा कर रहे हो, हिसार से दिल्ली बाय प्राइवेट कार मूव कर रहे हो, ठीक है, और आपकी कार अभी चल रही है, सपोज डिस्टेंस इज 180 किलोमीटर एंड टाइम टेकन इज 3 आवर। टाइम टेकन इज 3 आवर। हिसार से दिल्ली जाने में 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 3 घंटे लगते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज स्पीड, तो आप मुझे कहोगे 60 किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम। अब थोड़ा सा सोचो बेटा, आप कार में बैठे हो, ड्राइवर कार चला रहा है, आप अभी हाईवे पे हो, आगे पीछे कोई नहीं है, खाली रोड है, तो क्या आपकी कार 60 पे चल रही होगी? नहीं चल रही होगी, उसकी स्पीड कुछ ज्यादा रही होगी। अब आप चल रहे थे, आगे एक ब्रेकर आ गया, उस टाइम पे क्या आपकी कार की स्पीड 60 होगी? नहीं, अब स्पीड कम होगी। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो स्पीड का मतलब क्या है, जब मैं कार में बैठा हूं और कार चल रही है, या आप कार में बैठे हो, कार चल रही है, और आप ड्राइवर से पूछ लो कि कितनी स्पीड अभी अभी, वो कैसे आपको स्पीड बताएगा? वो आपको स्पीड बताएगा मीटर में देखकर, स्पीडोमीटर में देखकर कि 110 है, 100 है, ऐसे तो बताएगा। अब इतनी स्पीड तो नहीं है इस टाइम पे। तो बेटा ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। पर हम जब खाली स्पीड बोलते हैं, खाली स्पीड बोलने का मतलब एवरेज स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसी इंस्टेंट पे बात कर रहा हूं। तो उस स्पीड को हम कौन सी स्पीड बोलेंगे बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। एवरेज स्पीड, ये डिस्टेंस बाय टाइम किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में होता है, और स्पीड बोलने का मतलब खाली इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, उस इंस्टेंट की स्पीड। और अगर मुझे किसी पॉइंट पे कुछ चीज बतानी हो, आपको ध्यान हो, अगर 2 पॉइंट के बीच में तो कोड बनती थी, और एक पॉइंट पे वो कोड टेंजेंट बन जाती थी, तो हम उसका डेरिवेटिव का यूज कर लेते थे उसमें, है ना? समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो खाली स्पीड बोलने का मतलब कौन सी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। खाली वेलोसिटी बोलने का मतलब कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क होता है? स्पीड में सिर्फ वैल्यू आती है, डायरेक्शन नहीं आती। वेलोसिटी में वैल्यू भी आती है और डायरेक्शन भी आती है। जैसे मैं कह दूं मेरी कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, बहुत बढ़िया, तो वो स्पीड है। अगर मैं कह दूं मेरी कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो वो 100 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ इज द वेलोसिटी। और जब भी मैं कोई चीज अकेली बोल रहा हूं, खाली स्पीड निकालनी है, मतलब मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है। वेलोसिटी निकालनी है, मतलब क्या बताना है बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है। और एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस एक्सेलरेशन का मतलब भी यही है कि हमें कौन सा एक्सेलरेशन निकालना है बेटा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि क्या प्रॉब्लम होती है? तो हम ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, ये वाला फॉर्मूला एवरेज स्पीड का है,
दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। ये वाला फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का है। इसीलिए तो आप जब बस से ट्रेवल करोगे, बस में बैठते ही बस वाले से पूछते हो भैया कितनी देर में दिल्ली पहुंचा देगा, तो भैया कहेगा कि दिल्ली जाने में ड्राइवर या कंडक्टर आपको बताएगा 3.5 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। उनको कैसे पता लगता है? वो ऑन एन एवरेज बता देते हैं कि यहाँ ट्रैफिक होगा, इतना डिस्टेंस है, इतनी जगह हमारे स्टॉप आएंगे, इतना हम रुकेंगे। तो ऑन एन एवरेज होता है, वो एवरेज स्पीड के हिसाब से वो टोटल टाइम बताते हैं आपको कितना लगता है। एवरेज स्पीड उनको पता होती है हमारी गाड़ी कितनी है, डिस्टेंस इतना है, तो टाइम आ जाएगा। पर जब भी मैं खाली स्पीड बोलूंगा, तो खाली स्पीड बोलने का मतलब कौन सी स्पीड है बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। खाली वेलोसिटी बोलने का मतलब कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और खाली एक्सेलरेशन बोलने का मतलब कौन सा एक्सेलरेशन है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और बेटा जब भी हम इंस्टेंटेनियस वर्ड की बात करते हैं तो मतलब मैं एक पॉइंट पे बात कर रहा हूं, 2 पॉइंट के बीच की बात नहीं कर रहा, उसी इंस्टेंट पे बात कर रहा हूं। और फिर वहां पे हम डेरिवेटिव का यूज कर लेते हैं, जो अभी हम आगे देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूलाज बनेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। मैं इसका फॉर्मूला बताने वाला हूं, कैसे आता है, क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि खाली वेलोसिटी का मतलब कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ बेटा क्लियर है? अगर मैं ये कह दूं कि x मेरे पास एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन है विच वेरीज विद टाइम, जो किसके साथ वेरी कर रही है बेटा? टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है। रेट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, रेट का मतलब डेरिवेटिव होता है। जब कुछ नहीं बोला हो तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, क्योंकि जब पोजीशन टाइम के साथ वेरी होगी, जब ऑब्जेक्ट चलेगा तो उसकी पोजीशन टाइम के साथ वेरी होगी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? dx बाय dt। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। अब स्पीड इज नथिंग, स्पीड इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। स्पीड इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। मैंने आपको पहले भी बोला है, खाली स्पीड बोलने का मतलब कौन सी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैं अगर स्पीड निकालना चाहूं तो स्पीड विल बी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। अलग से स्पीड निकालने का कोई भी फॉर्मूला मेरे पास नहीं है। आपको ये 2 फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ज्यादा मेरे लिए ये यूज होता है। On the same line, if I want to define the acceleration, खाली एक्सेलरेशन बोलने का मतलब बेटा कौन सा एक्सेलरेशन है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे भी ये ना भी लिखूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो अंडरस्टूड है कि टाइम के साथ ही है। एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं तो ए विल बी इक्वल टू dv बाई dt। ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है। एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये जनरल फॉर्मूला गलत है। किसी किसी स्पेशल केस में ये चीजें ठीक हो जाती है। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ये वाला फॉर्मूला गलत है, कभी स्पेशल केस में ये ठीक हो सकता है, ये वाला फॉर्मूला ठीक है। जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वो तब ठीक होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। वैसे जनरल फॉर्मूला ये है, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है, वो याद नहीं रखना। यहां से एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आपको ये याद रखना है। और ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहां से मेरे को ये पता लग गया एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई डी टी। अब आपको पता है v किसके इक्वल है? dx बाई डी टी के। दोबारा वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। समझ में आ गया एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला। यहां से कैसे है ये? यहीं से एक और चीज बनती है, ये एक्सेलरेशन मेरा dv बाई डी टी है, अपनी साइड से मैं इसको dx से मल्टीप्लाई कर दूं, dx से डिवाइड कर दूं, व्हाट इज dx बाई डी टी? वेलोसिटी हो गई। तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आ गया v dv बाई dx।
समझ में आया बेटा मैंने क्या कहा है? एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला dv बाई dt है। अगर v x का फंक्शन दिया हुआ हो तो v dv बाई dx हो जाता है। मैंने dx से मल्टीप्लाई किया है, dx से डिवाइड किया है। तो ऑन मतलब ये सारा कुछ पढ़ने के बाद अगर मैं इसको समराइज करूं तो समराइज करने पे मुझे ये मिला। समराइज करके अगर मैं देखूं, ध्यान से देखना बेटा, पहले मेरे पास क्या क्या फॉर्मूलाज आए। एक तो मेरे पास x क्या है? पोजीशन है। v क्या है? वेलोसिटी है। और a क्या है बेटा? एक्सेलरेशन है। ठीक है। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आ गया? dx बाई dt। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला आ गया? dv बाई dt। एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आ गया v dv बाई dx। ये आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है? यहां से अगर मेरे पास x दिया हुआ टाइम का फंक्शन, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या पता लग जाएगा बेटा? एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे एक और टर्म होती है, अगर मैं एक्सेलरेशन का भी डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बेटा एक टर्म आती है जर्क, जो बहुत कम यूज होती है, जर्क बोलते हैं। तो जर्क क्या है? जर्क इज डिफाइंड एज the rate of change of acceleration with respect to time। तो बेटा यहां से ये जर्क एक टर्म आती है, जर्क कैन बी रिटन एज dA बाई dt। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन का काइनेमेटिक्स में क्या क्या यूज होता है, दैट इज 1D में क्या क्या, 2D में क्या क्या यूज होता है, मैंने सिर्फ 1D के हिसाब से बताया है। ये सारी चीजें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अभी जो एप्लीकेशन पढ़ी है उसी पे बेस। An object is moving along a straight line in such a way that position x of the object varies with time t as x equal to 3 plus 2t minus 2t square, where x is in meter and t is in second. Find the velocity of the object at t equal to 0, 1, 2, 3 second, speed of the object at t equal to 0, 3 second, acceleration of the object at t equal to 0, 1, 2, 3 second। तो बेटा देखते हैं कैसे करना है। x दिया हुआ है आपको, x की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है x की वैल्यू? 3 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर। यहां से पहले आप वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी आएगी dx बाई dt, डेरिवेटिव कर दिया, 3 का डेरिवेटिव 0, 2t का डेरिवेटिव 2, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। तो बेटा यहां से वेलोसिटी आ गई 2 माइनस 2t। कोई डाउट यहां तक? ये वेलोसिटी आ गई। अब यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। इसका दोबारा से डेरिवेटिव, दिस इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। हाँ बेटा समझ में आ गया। मैंने अभी आपको बताया भी था कि अगर मैं x का डेरिवेटिव कर दूं तो वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर दूं तो क्या आ जाता है बेटा? एक्सेलरेशन। अब देख लेते हैं, मुझे वेलोसिटी बतानी है एट t इक्वल टू 0। टाइम को 0 रखूं तो वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 1, टाइम को 1 रखूं तो वेलोसिटी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, पहले भी बताया, खाली वेलोसिटी बोलने का ये मतलब होता है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2। टाइम को 2 रखूं, टाइम को 2 रखने पर वेलोसिटी क्या आएगी? 2 माइनस 4, दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 3, टाइम को 3 रखूं, 2 3 जा 6, 2 माइनस 6 इज -4 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी बेटा वेलोसिटी आई t0 पर, t1 पर, t2 पर और t3 पर। ये आपका आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए उसने स्पीड पूछी है एट t इक्वल टू 0। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्पीड का मतलब कुछ नहीं होता। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 ही है, तो बेटा ये 2 हो गई।
स्पीड अलग से नहीं निकाल सकता, स्पीड के लिए मुझे पहले वेलोसिटी ही निकालनी पड़ेगी। स्पीड है t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 3 पे पूछा है, टाइम 3 पर वेलोसिटी -4 है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई बेटा, +4 हो गई, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये आपका सेकंड पार्ट आ गया, ये आपका कौन से पार्ट का आंसर आ गया बेटा, सेकंड पार्ट का। उसके बाद एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 आई है, इसमें टाइम आया ही नहीं, तो चाहे मैं किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन निकाल लूं, हर टाइम पर एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 की -2 ही रहेगी। तो अगर मैं यहां से बोलूं व्हाट इज एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0, दिस इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1, that is -2 meter per second square, acceleration at t equal to 2, this is also -2 meter per second square, acceleration at t equal to 3, this is also -2 meter per second square। बेटा ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आया है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगर कोई चीज कांस्टेंट आ जाए तो वो किसी भी टाइम पर निकालो, वो वैल्यू सेम की क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। इस तरह से आप इस एप्लीकेशन से अगर आपको x पता है तो वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी पता है तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, वैल्यूज पुट करो टाइम की तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज ये जो वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज द एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर मैं स्पीड एज द फंक्शन ऑफ टाइम बोलता तो मुझे इसकी मोड वैल्यू ले लेनी चाहिए, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। समझ में आ गया बेटा कैसे करने इस टाइप के क्वेश्चन। दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इन पे बेस आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी बुक में से भी। नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे बेस आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दूंगा। आप मीनवाइल आप ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंप्लीट कर सकते हैं।